गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है वो अपनी नानी को व्हाट्सएप कर देती है चीज़ें, और जब वो व्हाट्सएप करके उसकी नानी ये सारी फ़ोटोज़ देखती है तो वो कायरा की मॉम को फ़ोन करके बोलती हैं कि कायरा ये सारी चीज़ें पूछ रही है, आपको क्या करना है। तो वो पूछती है मम्मा मैं क्या करूँ, अब आप बताओ। तो उसकी मम्मी उनको एडवाइस देती है कि वक्त आ गया है कि कायरा को सब कुछ सच सच बता दिया जाए, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसे धीरे धीरे वो खुद ही पता कर लेगी, और पता करेगी तो खुद ही कंफ्यूज रहेगी। इससे अच्छा है कि हम उसे क्लियरली हर एक चीज़ बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बात हो जाती है। तो उसके बाद जो आंटी रहती है वो सब कुछ समझती है, मीन्स कायरा की मॉम हर एक चीज़ समझती है, और वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मा ठीक है, मैं ही डायरेक्ट जाकर उससे बात करूँगी और उसे सब कुछ बताऊँगी। थोड़ी देर के बाद वो जब उस कायरा के रूम पर जाती हैं और नॉक नॉक करती हैं, तो कायरा बोलती है कि कौन। तो वो कहती है कि मैं बोल रही हूँ। तो वो अपना गेट ओपन करती है और तभी वो अपनी मम्मी को तभी वो बोलती है कि आपने नानी को कुछ फ़ोटोज़ और वगैरह देकर आपने कुछ पूछा है। तो कायरा थोड़ी सी डर जाती है और डरते हुए कहती है कि हाँ मैंने पूछा है। तो पूछती है कि आप मुझसे भी तो पूछ सकते थे ये सारी बातें, आपने नानी को क्यों डिस्टर्ब किया। तो वो कहती है कि मम्मा वो आप तो मुझे कुछ बताने वाली हो नहीं हो, क्योंकि आप मुझे कभी कुछ भी नहीं बताती हो। आपको हर चीज़ हाइड करने की आदत है। तो अगर मैं ये पूछती तो आप मुझ पे गुस्सा करने लग जाती हैं और चीज़ें बात बिगड़ जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नानी से ही ये सारी चीज़ें पूछूं। तो वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर मुझसे पूछती तो मैं आपको बताती। कायरा की मॉम कहती है। तभी वो बोलती है चलो बैठो, अब आपका सच जानने की बारी आ चुकी है। आपके जो भी सवाल है उसके सबके जवाब मैं दूंगी। तो ये लोग सोफ़ा सेट पे बैठ जाते हैं। काउच पे बैठने के बाद स्टार्ट होता है पूछना। तभी कायरा पूछती है मॉम मेरा पहला क्वेश्चन है कि रीना आंटी हमारी फैमिली फ़ोटोज़ में क्या कर रही हैं, और वो तो कर रही हैं, उनकी फैमिली भी क्या कर रही है। तो वो बोलती है ठीक है, स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगी, सुनना आप। तो कहती है ठीक है। उतनी देर में जो तनु रहती है वो भी बहुत इंटेलिजेंट रहती है, काफ़ी समझदार रहती है। उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये तो इनकी फैमिली मैटर है। इस फैमिली मैटर में वो बैठ के क्या करेगी, उसे तो उठ के जाना चाहिए ना। और अगर वो यहाँ नहीं जाएगी तो इश्यूज़ हो जाएंगे। तो वो उठती है और अच्छे से खड़े होके जा रही रहती है। तभी जो कायरा रहती है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तनु तू कहाँ जा रही है। तो वो कहती है यार मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी, आई मीन इट्स योर फैमिली मैटर ना, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। और यार तुझे जब ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना ना, अभी आंटी सही कह रही हैं, तू आराम से बैठ के हर चीज़ सुन और समझ, उसके बाद तू मुझे कॉल कर, ठीक है, मैं जाती हूँ। पर आंटी को ये बात तनु की बहुत अच्छी लगती है कि तनु बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाती है और कायरा से भी ज़्यादा समझदार रहती है। वो जा ही रही रहती है, तभी तनु बोलती है कि मम्मा अगर आपको कोई इशू नहीं है तो क्या तनु यहाँ रुक सकती है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप रुकवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि जो बात मैं आपको बताऊंगी वो आप तनु को शेयर ना करो, क्योंकि तनु आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और जब ये चीज़ें कुछ पता चलेगी तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करोगे। तो तनु आप रुक सकते हो, ये फैमिली मैटर भी है, बट शायद कायरा को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी आगे जाकर, तो इसलिए आप अभी यहीं रुको। ये बात सुनकर जो तनु और कायरा एक दूसरे को देखने लगते हैं, और फिर देखने के बाद आंटी को देखने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है कि ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसा क्या चीज़ होने वाली है, क्या ऐसा राज खुलने वाला है जिसकी वजह से कायरा को ज़रूरत पड़ेगी तनु की। तनु चुप मुंह से बैठ जाती है और बैठ के कायरा के बाजू में हाथ पकड़ के उसके बैठ जाती है। आंटी स्टार्ट करती हैं बताना। तो आंटी बताती हैं कि कॉलेज स्कूल टाइम पे जब आपके पापा के साथ मोलेस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद सबसे ज़्यादा संभालने वाली और कोई नहीं थी, वो रीना थी। रीना ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको संभाला था और बहुत अच्छे से संभाला। वक्त के साथ हम तीनों की बाउंडिंग बढ़ती गई, हम तीनों एक दूसरे को बहुत काफ़ी अच्छे से समझने लग गए और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानने लग गए। फिर कॉलेज का टाइम आया, हम तीनों एक ही कॉलेज में थे, हम तीनों ने बीटेक एक साथ करी है, हमें इंजीनियर्स बनने का शौक़ था,
बस फ़ील्ड अलग थी। मुझे मुझे आईटी पसंद थी, रीना को भी आईटी पसंद थी, लेकिन आपके पापा को सिविल इंजीनियरिंग पसंद थी। वो बिल्डर्स बनना चाहते थे, उन्हें इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आपके डैड ने वो फ़ील्ड चुनी और मैंने और रीना ने आईटी फ़ील्ड चुनी। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा साथ रहते थे। आपकी मम्मी मतलब मैं और रीना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहते थे और बहुत अच्छे से वक्त बिताते थे। और लंच टाइम पे हम आपके पापा के साथ रहते थे। हम तीनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि कॉलेज में भी हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती गई, बहुत कुछ आगे होता गया। और थोड़े वक्त के बाद मुझे ये पता चला कि आपके पापा को रीना पसंद है। वो रीना से प्यार करने लग गए हैं और रीना भी प्यार करती थी आपके पापा से। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी रीना। और ये जैसे जैसे इंजीनियरिंग ख़त्म हुई उसके बाद सब लोगों ने अपनी पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए डिसाइड किया। तो मैंने तो मैंने जो कॉलेज लिया था वो दिल्ली का लिया था। आपके पापा ने जो कॉलेज लिया था वो खुद पुणे का ही रहा था उनका। और रीना ने जो कॉलेज लिया था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चुना था उसने, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती थी। उसे इंडिया में रहना ही नहीं था, उसे बाहर जाके आउट ऑफ कंट्री करना था। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होने लग गई कि आपके पापा बहुत अलोन फील करने लग गए। उनके अंदर सिर्फ एक ही सवाल आने लगा कि यार रीना मुझसे दूर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। और ये चीज़ उनको ना अंदर से बहुत कर रही थी, क्योंकि आपके पापा को रीना बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसलिए ना वो चाहते ही नहीं थे कि रीना कहीं आपसे दूर हो और मुझसे कहीं दूर जाए। उनका ये इनसिक्योरिटी वक्त के साथ बढ़ती गई। मैं अपनी दिल्ली में इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं वहीं पर अपनी बिज़ी रहती थी, पर मेरी आपके पापा के साथ बहुत ज़्यादा बातें होती थी कॉल पे। और जब भी कॉल पे बात होती थी तो मुझे रीना रीना के बारे में ही सुनना पड़ता था। तभी कायरा एकदम से बीच में से रोक कर बोलती है, मम्मा जब पापा को इतना ज़्यादा रीना पसंद थी तो फिर रीना के साथ शादी क्यों नहीं करी, मतलब आपके साथ शादी क्यों करी। तभी तनु एकदम से बोलती, कायरा रुक तो जा यार, मतलब आंटी सब कुछ बता रही है ना, इतनी जल्दी क्या है तुझे हर एक पूछने की। सवालों को थोड़ा सा रोक, पहले पता तो चले हुआ क्या है। तभी आंटी स्माइल करते हुए तनु की तरफ बोलती है कि बहुत समझदार हैं आप, काश कायरा भी इतनी होती। चलिए आगे सुनिए। फिर आंटी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, ऐसे होने लगा, आपके पापा को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। तो आपके पापा ने अपनी फैमिली को जाकर बताया कि वो रीना को पसंद करते हैं। जो आपके दादा दादी थे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने एक अच्छी लड़की को चुना है, क्योंकि बचपन से साथ रहने वाली लड़की अगर उनके घर की बहू बने तो क्या प्रॉब्लम थी। इसलिए उन्होंने घर पे गए और रीना के मॉम डैड से बात करी। जब रीना के मॉम डैड से बात करी तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था और इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हर एक चीज़ से दोनों की इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट होने के बाद रीना अपने साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई फर्दर स्टडीज़ के लिए, मैं दिल्ली और आपके पापा पुणे में। इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बात होती थी, लेकिन आपके पापा की बात मुझसे भी बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी रीना से इतनी बातें कम होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि रीना के पास टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था। शायद हमारा टाइम और उनका टाइम मैच ही नहीं होता था। जब वो बिज़ी रहती थी तो हम फ्री रहते थे और जब हम फ्री रहते थे तो वो बिज़ी रहती थी। तो हमारे बीच में बात होना बहुत कम हो चुकी थी। मेरी और रीना की तो ख़ासकर बहुत कम हो गई थी। फिर धीरे-धीरे होने ऐसा लगा कि आपके पापा की और रीना की तो बात बिल्कुल भी मतलब होती नहीं थी, या फिर यूँ बोलो जब बात होती थी तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे के बीच में। जो रीना थी उसे वो बहुत मतलब वो एकदम बिंदास थी, उसको ना रोक-टोक बिल्कुल पसंद नहीं था और वो करियर ओरिएंटेड थी बहुत ज़्यादा। उसे करियर अपनी हर एक चीज़ें बहुत मतलब इतने ज़्यादा पसंद थी कि वो चीज़ों के लिए हर चीज़ छोड़ दे। उनमें से थी। मतलब अगर उसे अपने करियर के लिए अगर किसी से बात नहीं करना पड़े तो वो सब चीज़ें भी करना चाहती थी। लेकिन आपके पापा और मैं इस टाइप के नहीं थे। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग थी।
हम एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम देने लग गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गई और आपके पापा और रीना आंटी की बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक होने लग गई। फिर एक वक्त आया कि 1 साल के बाद रीना वापस इंडिया आई। जब वो वापस इंडिया आई तुम्हारे पापा के साथ मिली तो इन लोगों का पहले से ही डिसाइडेड था कि शादी हो जाएगी। तो तुम्हारे पापा को ने तुम्हारी रीना आंटी से शादी कर ली। तभी ये बात सुनकर जो तनु और एकदम से जो क्या बोलते हैं कायरा रहती है वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब रीना आंटी पापा की फर्स्ट वाइफ हैं। तो आंटी हंसते हुए बोलती है हाँ, फर्स्ट वाइफ और ट्रू लव और हमेशा रहेंगी। वो आज यहाँ नहीं भी है तभी आपके पापा के दिल दिमाग और जहन में वही है। कहते हैं ना, इंसान शादी भले किसी से भी कर ले पर दिल को छूता कोई एक ही इंसान है, वही है। रीना आंटी ने तुम्हारे पापा की रूह तक को छुआ था। आपके पापा ने मेरे साथ होकर भी वो कभी मेरे नहीं हो पाए। उन्हें हमेशा से रीना के ही रहे वो। आज शादी को हमारे इतने साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। लेकिन इस 25 साल में हमेशा से वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रीना के ही रहे। ये बोलते टाइम जो कायरा की मॉम रहती है उसकी आंखों में से आंसू आने लगते। कायरा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलती है कि फिर मम्मा आपके साथ शादी कैसे हुई? तो वो बोलती है कि हाँ। फिर थोड़ा वक्त ऐसे ही बीतता गया, शादी हो गई। शादी हुई पर शादी के बाद आपके पापा और कायरा आंटी की जो बाउंडिंग थी वो स्ट्रॉन्ग, सॉरी आई एम माय मिस्टेक, आपके पापा और रीना की बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रही। वक्त के साथ जैसे जैसे बीतता रहा, शादी होने के बाद भी ये जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चले, करीब 6 महीने तक तो ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि इन लोगों की बाउंडिंग नहीं हो पा रही थी। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि रीना अलग थी, उसकी ऑस्ट्रेलिया में रह के सोच बहुत अलग हो चुकी थी और आपके जो पापा थे वो यहाँ की सोच वाले थे, तो इन लोगों की सोच मैच नहीं हो रही थी। रीना को ओपनली रहना बहुत पसंद था और आपके पापा को थोड़ा सा उनको ज़्यादा पसंद है कि कोई उनके साथ रहे तो ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताए, ना कि किसी और को इम्पोर्टेंस दे। तो पापा आपके बहुत ज़्यादा पजेसिव होने लग गए थे रीना को लेके और यही पजेसिवनेस जो रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वक्त जैसे जैसे बीतता गया आपकी मम्मी और आपके पापा और रीना के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए। मैं इस ड्यूरेशन में अपनी जॉब कर रही थी दिल्ली में, तो मेरी बहुत ज़्यादा बात आए आपके पापा के साथ होने लग गई। जब भी इनका कुछ भी झगड़ा होता था कि वो मेरे पास ही आते थे, मेरे साथ सब कुछ शेयर करते थे और बहुत रोते थे। तभी मैंने बोला कि ऐसे रोते हुए रिलेशनशिप का क्या मतलब है? आप ज़बरदस्ती रीना को रोक रहे हो इंडिया में, जबकि उसे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना था। हाँ, उसे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना था, उसे नहीं रहना था। तो मेरी बात सुनकर आपके पापा ने रीना को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कह दिया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, अपनी फर्दर जॉब कर रही थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। थोड़े टाइम के बाद न्यूज़ आई कि रीना प्रेग्नेंट है और रीना को जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने इनको मतलब आपके पापा को बताया और आपके पापा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि वो पापा बनने वाले हैं और उनको एक उम्मीद की किरण इस तरीके से दिखी कि जो भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा या जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो सब हटेगी और अब एक नया बच्चा आने की खुशी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों अब अच्छे से रहेंगे। पर रीना इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी। रीना बोलती थी कि मुझे अभी ये बेबी नहीं चाहिए और उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था ये बेबी। वो ये चाहती थी कि ये बेबी को वो
अबॉर्ट करे और अपने करियर पे फोकस करे। वो करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा थी, पर आपके पापा और उनके बीच में बस यही झगड़ा चलता गया। वो नहीं चाहते थे कि बेबी अडॉप्ट हो, सॉरी अबॉर्ट हो। तो रीना को इन्होंने जाकर अपनी फैमिली को बताया, मतलब आपके दादा दादी को बताया। दादा दादी ने रीना के मॉम डैड को बताया और सबने ये डिसीजन लिया गया कि रीना को वापस बुलाया जाएगा। रीना वापस भी आई इंडिया में। जब वो वापस आई तो वापस आने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लग गई। उसका डिप्रेशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई होने लगा, क्योंकि वो खुश रहती ही नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो गए। अब ऐसा हो चुका था कि वो प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी उसकी कि वो ये बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकती थी। अगर उसने इस बेबी को अबॉर्ट किया तो रीना की जान को खतरा था। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और सब चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये डिसाइड किया कि ये बेबी इस इन फ्यूचर आना चाहिए और अच्छे से आए। जिसके लिए जो रीना थी वो खुश बिल्कुल भी नहीं थी। रीना नहीं चाहती थी कि बेबी को लेकर आए, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हालात बहुत ख़राब होने लग गए। इन लोगों के बीच में प्यार वगैरह धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता ही रह गया था, और ऐसा रिश्ता जिसको बारे में कुछ क्या कहें पता नहीं। फिर क्या हुआ, तनु बोलती है। तभी वो बोलती हैं कि वो वक्त आ चुका था कि जहाँ रीना ने बेबी को जन्म दिया, और उसने वो बेबी को जन्म दिया। और आपके पापा इतने ज़्यादा खुश थे उस बेबी को लेकर कि आज भी उनको उस लम्हे को जब भी याद करते वो खुश रहते हैं। और वो बेबी को जन्म देने के बाद बहुत खुश रहने लग गए। वो बेबी को अपने साथ खिलाया वगैरह। वो बेबी जो थी वो बेबी गर्ल थी और वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे उसके साथ। पर जहाँ जो रीना थी वो अपनी ही हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा उलझती ही जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तब धीरे धीरे पता चला कि जो रीना का है उसकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब डायग्नोस करवाया गया तो पता चला कि रीना को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन लेती थी, इतना ज़्यादा हुआ तो उसे ब्रेन ट्यूमर निकला। उस समय ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, तो वो अपनी स्टेज उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके पापा बहुत प्यार करते थे रीना को और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। उन दिनों मुझे बुलाया गया। मैं अपनी दिल्ली की जॉब छोड़कर वापस आई थी, और आई तब मैं रीना से मिली। तब रीना ने मुझे सब कुछ समझाया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, और इस वक्त के कम होते हुए मुझे नहीं पता क्या होगा मेरा फ्यूचर में, और इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति का ख्याल रखोगी, तुम मेरे पति का ख्याल रखोगी। और धीरे धीरे ये चीज़ डिसाइड हुई। सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मेरी शादी होगी आपके पापा के साथ। और जाने से पहले पहले उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से मुझे दी गई, और कहा गया कि ये बच्चा मैं संभालूंगी, और इस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैंने उसकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था, क्योंकि रीना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने तुम्हारे पापा से मेरी शादी कराई थी। और वो हमेशा से चाहती थी कि मैं ख्याल रखूं, क्योंकि बच्चे का ख्याल रखने के साथ साथ इनका ख्याल रखने के लिए सही पर्सन तुम्हारी मॉम को मैं ही लगी थी। तो कहती मेरी मॉम, कहती हाँ, वो बच्ची और कोई नहीं कायरा, वो तुम हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। बचपन में रीना तुम्हें मेरे हवाले करके चली गई इस दुनिया से।
कायरा को जैसी ये बात पता चलती है कि मेरी मॉम रीना आंटी थी, वो इतना ज़्यादा रोने लगती है। तभी तनु उसको संभालती है और आंटी भी वहाँ पर कंटिन्यूस रोए जा रही रहती है और कहती है कि मैंने थोड़ी सी आपके साथ स्ट्रिक्टनेस करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप बिल्कुल अपनी मॉम की तरह निकलो। आपकी मॉम बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी हर एक चीज़ में, लेकिन उन्होंने कभी अपने अलावा किसी और की कुछ समझा नहीं। वो हर टाइम थोड़ा सा सेल्फिश थी। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कायरा, आज तुम्हारा नेचर जब भी देखती हूँ तो मुझे रीना की याद आती है। मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ आप पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वही गलतियाँ करो जो आपकी मॉम ने करी थी। आपके पापा बहुत अच्छे हैं, आपको आज़ादी वगैरह हर चीज़ देते हैं, पर आपने भी अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप हर्ट कर देते हो लोगों को, आपकी मॉम की तरह। रीना ने आपके पापा के साथ शादी तो करी थी, पर प्यार नहीं दिया। उन्होंने बहुत हर्ट किया। मैं आज आपके पापा की वाइफ तो हूँ, पर आज भी हमारे बीच में सिर्फ रिलेशन एक बेस्ट फ्रेंड का है। मुझे लाइफ में तुम्हारे पापा के साथ वो लवर वाला लव नहीं मिला, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था रीना जिस तरीके से उनकी जहन में गई है नहीं, लेकिन मैंने अपनी दोस्ती पूरी तरीके से निभाई, चाहे वो तुम्हारे पापा के प्रति हो या तुम्हारी माँ के प्रति हो। तुम जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरे को तुम्हारे अंदर रीना दिखती गई, क्योंकि रीना को मैं पहले से जानती थी, बचपन से मैं उसके साथ रही हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। इसलिए मेरा हर बार रोकना टोकना, हर एक चीज़ करना स्टार्ट हो गई तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बड़े होकर रीना की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी सेल्फिशनेस सोचकर अपने काम करो। आपकी मम्मी ने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, ना आपके नाना नानी के बारे में सोचा, ना किसी और के बारे में। आपको मेरे नाना, आपको मेरी मॉम डैड पसंद नहीं है। हालांकि मेरे मॉम डैड ने भी आपको उतना प्यार नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए निकाल दी और अपने खुद के बच्चे को तो जन्म दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ रीना आपके बच्चे का ध्यान रखूंगी। मैं हम आ- एक ऐसा कोई बच्चा बीच में आने नहीं दूंगी कि जिससे तुम्हारा प्यार कम हो जाए। इसलिए मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं, और मैंने कभी जन्म ही नहीं दिया किसी बच्चे को। ये बात जब कायरा सुनती है तो उसकी आंखों में से इतने आंसू निकल रहे थे, इतना रोने जैसा होता है। वो अपनी मम्मी को जाकर हक करती है और मम्मी के पैरों के नीचे गिरते हुए उनके पैर पकड़ते हुए बोलती कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए निकाल दी, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ये सुनकर कहीं ना कहीं जो आंटी रहती हैं उन्हें भी रोना आ जाता है। कायरा रोते हुए बार बार बोले जा रही थी कि मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया, लेकिन मुझे जन्म देने के बाद पूरे तरीके से हैंडल करा तो आपने किया है। भले रीना आंटी मेरी रियल मॉम होंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता माँ, मेरे लिए सिर्फ माँ आप ही हो। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी, गुस्सा होती थी। हमेशा से ये लगता था कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो, आप मुझे उस तरीके से प्यार क्यों नहीं करते जैसे बाकी लोगों की माँ करती है। आप हर टाइम मुझे टोकते हो, हर टाइम मुझे रोकते हो, हर चीज़ करने से पहले चीज़ों के लिए बोल देते हो। तो मुझे हर चीज़ यही लगती थी कि कभी आपने मुझसे प्यार ही नहीं किया, और कभी कभी मेरे से वैसा रिलेशन या मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ आपको अपनी चीज़ दिखती थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही भले के लिए मुझे इतना डांटती थी और इतनी चीज़ें करती थी। पापा भी मुझे इतना प्यार करते थे कि उसके सामने मुझे आपका प्यार कभी दिखा ही नहीं माँ, और ना आपकी वो कुर्बानी और वो सब कुछ दिखा। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे कभी खुश ही नहीं हो। तभी कायरा की मॉम बोलती हैं, ऐसा नहीं है बेटा, मैं हमेशा से खुश थी। मैं बहुत खुश थी कि जब तुम मेरी गोदी में आई थी। मैं खुद तो माँ कभी बनी नहीं, लेकिन मुझे माँ का एहसास पूरा उसी दिन हुआ था जब मैंने तुम्हें अपनी गोदी में लिया था। तुम 1.5 साल की थी जब तुम मुझे मिली थी। उस 1.5 साल से लेके आज तक मैंने तुम्हें पाला है हमेशा से। हालात ऐसे होते गए कि
मैं एक अच्छी दोस्त तो निकली यार, लेकिन शायद एक अच्छी माँ और चाहे एक अच्छी वाइफ कभी नहीं बन पाई अपनी ज़िंदगी में, या यूँ कहूँ एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे मॉम डैड कभी मुझसे खुश नहीं रहे। उन्हें हमेशा से लगता था कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ वो गलत है। उन्होंने मुझे बहुत रोका था कि मैं तुम्हारे पापा से शादी ना करूं और ना उनके बच्चे को संभालूं। शायद कोई और तुम्हारी स्टेप वॉक हो जाती, पर क्या करूं, मैं अपनी दोस्ती के चक्कर में बहुत ज़्यादा मजबूर थी। एक तरफ तुम्हारे पापा का प्यार जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और दूसरी तरफ तुम्हारी मॉम की दोस्ती जो बहुत ज़्यादा थी। तुम्हारे पापा से मैं प्यार करने लगी थी, मैं प्यार करती थी तुम्हारे पापा से, पर शायद इस तरीके का प्यार नहीं था मेरा तुम्हारे पापा के लिए कि मैं उनकी वाइफ बनूं या कुछ। मुझे वो अच्छे लगते थे, पर जिस वक्त मुझे ये बात पता चली कि तुम्हारे पापा रीना से प्यार करते हैं, मैंने तो अपने कदम बहुत पहले ही छोड़ दिए थे। मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी होने लग गई कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई है आपके पापा की लाइफ में, सिर्फ रीना है, ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी मैं। पर दोस्ती के चक्कर में मैंने ना बहुत सारे रिश्तों को खोया है। तभी कायरा एकदम से मम्मी को हक करती है, बोलती है मैं तो जिंदगी भर आपका एहसान भी नहीं चुका सकती हूँ। मतलब आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, और आपके जैसा दोस्त तो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जिसने अपने दोस्ती के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आप चाहती तो आप मेरा भाई बहन ला सकती थी, पर आप लेकर ही नहीं आई, अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे दे दी। माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैं बहुत बहुत गुस्सा होती थी आपके ऊपर। तभी वो बोलती, बेटा गलती आपकी नहीं है, मेरा लहजा ही शायद से बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही हूँ, क्योंकि ये सच्चाई तो हम आपको कभी बताना ही नहीं चाहते थे। ना आपके पापा, ना मैं, मेरी फैमिली, ना आपकी फैमिली, कोई भी नहीं, ना रीना के मॉम डैड ना बताना चाहते थे। और हमने तो हर चीज़ से दूर रखा था आपको, पर वक्त के साथ आप जैसे जैसे बड़ी हुई आपके अंदर भी सवाल स्टार्ट हो गए, और अब इतने ज़्यादा सवाल हो गए थे कि बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था। अब वो वक्त आ गया था कि जब आपको सच्चाई पता चले, तो बता दिया मैंने। हाँ, मैंने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी है आपको, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती कि एक दूसरी रीना को। रीना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट उसका सेल्फिशनेस एटीट्यूड ने उसे हर इंसान से दूर कर दिया, हर इंसान से, तुम्हारे पापा से। और मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि तुम्हारी बॉन्डिंग तुम्हारे पापा के साथ ज़्यादा स्ट्रांग हो, ना कि मुझसे। इसलिए जब भी तुम्हारे पापा बीच में बोलते थे मैं चुप रहती थी, क्योंकि मेरा हक नहीं है इतना बोलने का, क्योंकि तुम्हारे पापा का हक है पूरे तरीके से। ऐसे बोल के जो आंटी है वो कायरा के मतलब फोरहेड पे हाथ फेरती है और बोलती है, मुझे जाना चाहिए, तुम्हारे पापा को मेडिसिन देनी होगी, ठीक है, बाय। और ऐसे कह के वो अपने रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ कायरा बहुत रो रही रहती है, उसके साथ तनु भी बहुत रोती है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रो रहे रहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।